हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केपी सक्सेस जोन। दोस्तों, आज के वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं मराठा साम्राज्य। और आप लोग जानते हैं कि आधुनिक भारत का सीरीज चल रहा है, ठीक है, जिसमें हम लोग कल देखे थे पंजाब पे किस तरीके से पंजाब के जितने भी सिख गुरु थे सबके बारे में देखे थे और किस तरीके से अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है पंजाब पे, उसके बारे में देखे थे। आज के वीडियो में हम मराठा साम्राज्य और इसमें हम लोग शिवाजी और शिवाजी के बारे में, साथ ही शिवाजी का प्रशासन व्यवस्था, साथ ही उसके बाद पूरा मराठा साम्राज्य और किस तरीके से मराठा साम्राज्य पे अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है उसके बारे में डिटेल से देखेंगे, ठीक है। तो सारा कुछ कवर करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। डेली दोस्तों 11 बजे वैसे एक क्लास अपलोड हो जाता है, आज थोड़ा लेट हो गया है, लेकिन डेली 11 बजे मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास आपको अपलोड हो जाता है। और जल्दी दोस्तों पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, जो भी जितने भी लेक्चर होंगे हम लगातार डेली लेके आते रहेंगे और एक एक टॉपिक करते करते हम इसे खत्म कर देंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे मराठा साम्राज्य के बारे में। मराठा साम्राज्य में जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वो है शिवाजी महाराज जी के बारे में। शिवाजी महाराज जिनका जन्म जो है दोस्तों वो 1627 ईस्वी में सिवनेर में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो सिवनेर के दुर्ग में हुआ था। कई बार दुर्ग लिखा रहता है कि सिवनेर के दुर्ग में या फिर सिवनेर में हुआ था। शिवाजी महाराज जी का जन्म कब हुआ था? 1627 ईस्वी में, ठीक है। पूछा जाता है क्वेश्चन ये, ठीक है। उसके बाद बात करें, उनके पिताजी का नाम था दोस्तों शाहजी भोसले। शाहजी भोसले जो थे वो शिवाजी के पिताजी हैं और उनकी माता जीजाबाई। और कहा जाता है कि शिवाजी पे सबसे ज्यादा प्रभाव जो था उनकी माता जी जीजाबाई का ही था, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि शिवाजी पे सबसे ज्यादा प्रभाव किनका था तो उनकी माता जीजाबाई का, ठीक है। शिवाजी के गुरु के बारे में बात करें तो शिवाजी महाराज के जो गुरु थे वो थे रामदास। रामदास जी जो थे वो गुरु थे शिवाजी महाराज के। और साथ ही दोस्तों शिवाजी के संरक्षक की बात की जाए तो दादा कोंड जो है दोस्तों ये शिवाजी महाराज के संरक्षक थे। तो क्वेश्चन इससे भी बनता है कि शिवाजी महाराज के संरक्षण कौन थे? तो दादा कोंड जो है वो दोस्तों शिवाजी महाराज के संरक्षण थे, ठीक है। अब बात करेंगे शिवाजी महाराज के बारे में। तो शिवाजी महाराज दोस्तों 1644 ईस्वी में तोरण नामक किले पर अधिकार कर लेते हैं। तो पूछा जाए कि तोरण के किले पर शिवाजी महाराज ने कब अधिकार किया था? तो 1644 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 1656 ईस्वी में इन्होंने रायगढ़ को राजधानी बनाते हैं, ठीक है। तो शिवाजी महाराज की जो राजधानी थी वो क्या थी? तो रायगढ़ थी। और इस बार बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा भी गया था। तो रायगढ़ शिवाजी महाराज और मराठा साम्राज्य की राजधानी थी। और ये कब बनी थी? तो 1656 ईस्वी में राजधानी बनी थी, ठीक है। और किसके द्वारा बनाया गया था? तो शिवाजी महाराज जी के द्वारा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 1659 की एक घटना, जो कि दोस्तों बीजापुर के एक सेना नायक होते हैं अफजल खान। अफजल खान दोस्तों इसे बीजापुर का शासक जो है अपने सेना नायक अफजल खान को भेजता है शिवाजी को महाराज को मारने के लिए। लेकिन शिवाजी महाराज को इस बात की सूचना पहले ही प्राप्त हो जाती है और शिवाजी महाराज पहले से सचेत रहते हैं। और जब ये शिवाजी महाराज पे हमला करते हैं तो वो जवाबी कार्रवाई करके इन्हें मार गिराते हैं, ठीक है। तो 1659 ईस्वी में बीजापुर के सेना नायक अफजल खान को बहादुरी से मार दिए थे। कौन? शिवाजी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 1665 ईस्वी में एक संधि होती है जिसका नाम है दोस्तों पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि जो होती है दोस्तों शिवाजी महाराज और मुगल सेनापति जय सिंह, महाराजा जय सिंह मुगल सेनापति के रहते हैं उस समय, इनके साथ ये संधि होती है पुरंदर की संधि। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट इसका ईस्वी भी पूछा जाता है कि पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो 1665 ईस्वी में हुई थी। किसके किसके में बीच हुआ था? तो शिवाजी महाराज और मुगल सेनापति जय सिंह के बीच, ठीक है। उसके बाद 1674 ईस्वी में रायगढ़ में शिवाजी का राज अभिषेक होता है। तो अगर पूछा जाए शिवाजी महाराज का राज अभिषेक कहां पे हुआ था? तो रायगढ़ में। कहां पे? तो रायगढ़ में, ठीक है। और रायगढ़ क्या था? तो रायगढ़ आपको बताए हैं कि राजधानी था किसका? मराठा साम्राज्य का, ठीक है। और जो राज अभिषेक हुआ था वो किनके द्वारा? पंडित कौन थे? तो इसमें दोस्तों बनारसी के विद्वान गंगा भट्ट जी के द्वारा ये राज अभिषेक किया गया था। किनके द्वारा? तो गंगा भट्ट जी के द्वारा। तो ये भी याद रखना है। उसके बाद है दोस्तों इन्हें शिवाजी महाराज को कौन सी उपाधि प्राप्त थी? तो हैंदव धर्मोधारक और क्षत्रिय कुलावंतस, ये उपाधि प्राप्त था दोस्तों किन्हें? तो शिवाजी महाराज जी को, ठीक है। हिंदू धर्म का उद्धारक जिसका हैंदव
धर्मोधारक इसका अर्थ होता है। ठीक है, तो ये 2 उपाधि शिवाजी महाराज को प्राप्त था। अब बात करेंगे दोस्तों शिवाजी के प्रशासन व्यवस्था के बारे में, जो कि काफी फेमस हुआ था। तो शिवाजी का जो प्रशासन था दोस्तों, वो मुख्यतः उसके अष्टप्रधान नाम था, और यही अष्टप्रधान जो है दोस्तों पूरा प्रशासन का काम करते थे। और इसमें 8 प्रधान थे, जैसे एक मंत्रिमंडल होता है उसी तरीके से शिवाजी महाराज का जो प्रशासन था वो अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था। केंद्र में दोस्तों 8 मंत्रियों की एक परिषद थी, इसी को बोला जाता था अष्टप्रधान। तो पूछा जाता है कि शिवाजी महाराज का जो प्रशासन व्यवस्था था वो क्या था, तो इसके अष्टप्रधान थे। और इसके अष्टप्रधान में कौन कौन थे, इससे भी क्वेश्चन बनता है, और इसमें सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहला पद जो है दोस्तों वो है पेशवा का पद। पेशवा जो है दोस्तों संपूर्ण प्रशासन का प्रधान होता था, जितना भी प्रशासन है उसका प्रधान होता था पेशवा। इसको हम प्रधानमंत्री भी मान सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी हमारे प्रधानमंत्री वैसे ही एक पद होता था पेशवा। उसके बाद दोस्तों अगला है आमत्र और मजूमदार। आमत्र और मजूमदार जो तो होते थे ये दोस्तों वित्त मंत्री होते थे, और वित्त रिलेटेड कार्य देखते थे। ठीक है, फाइनेंस रिलेटेड कार्ड देखते थे, कहाँ कितना खर्च व्यय करना है। ठीक है, और किस पे कितना व्यय करना है, तो ये दोस्तों करते थे आमत या मजमूदार। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिवाजी महाराज के दरबार में वित्त मंत्रालय को संभालने वाले को क्या कहा जाता था, तो आमत कहा जाता था या मजूमदार। कई बार क्वेश्चन उल्टा करके भी पूछ देगा कि शिवाजी महाराज में अष्टप्रधान में जो आमत थे वो कौन होते थे, तो वो वित्त मंत्री का काम देखते थे। ठीक है, इसी तरीके से दोस्तों अगला है वाक्यानवीस। वाक्यानवीस जो थे दोस्तों वो दरबारी कार्यों का रिकॉर्ड रखा करते थे, मतलब एक सर्वे डिपार्टमेंट था जो कि सारा रिकॉर्ड रखा करता था, उसे बोला था वाक्यानवीस। ठीक है, वाक्यानवीस। अगला विभाग जो था दोस्तों वो था चिटनीस या सुरुनवीस। चिटनीस या सुरुनवीस ये जो है दोस्तों पत्राचार विभाग था। उस समय दोस्तों मोबाइल का जमाना तो था नहीं कि शिवाजी महाराज व्हाट्सअप करते, तो दोस्तों उस समय एक चिटनीस और सुरुनवीस जो था दोस्तों एक पत्राचार विभाग था, जो जब भी शिवाजी महाराज को कहीं संदेश पठाना या भेजना होता था तो शिवाजी महाराज इसका प्रयोग करते थे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला जो है वो है सेनापति, जो कि सेना का नेतृत्व करते थे। उसके बाद अगला है दोस्तों दवीर या सुबंत। दवीर या सुमंत जो है दोस्तों ये विदेश विभाग को संभालते थे। ठीक है, विदेश जैसे अभी हमारा विदेश मंत्रालय है और विदेश मंत्री इसका कार्यभार करते हैं, तो उस समय भी दोस्तों दवीर या सुमंत बोला जाता था, जो कि विदेश विभाग का कार्य संभालते हैं। ठीक है, जो अभी हमारे विदेश मंत्री जो हैं एस जयशंकर जी करते हैं, और काफी फेमस भी हैं, उनके बारे में आप जानते भी होंगे। तो वही काम दोस्तों दवीर और सुमंत करते थे। उसके बाद है दोस्तों पंडित राव या दाना अध्यक्ष। पंडित राव या दाना अध्यक्ष ये दोस्तों धार्मिक मामलों में सलाह देते थे राजा को कि धार्मिक अनुष्ठान जो होता है उसमें क्या कैसे करना चाहिए, इसमें सलाह देते थे पंडित राव या दाना अध्यक्ष। ठीक है, उसके बाद अगले हैं न्यायाधीश। इनका नाम से पता चल रहा है ये न्याय विभाग के प्रमुख थे, और जो न्याय का बात होता था ये इनके अधीन आता था। ठीक है, तो ये था दोस्तों, ये जो हम देखें अभी शिवाजी प्रशासन के अष्टप्रधान थे। ठीक है, और 8 पद आपको याद होना चाहिए। ठीक है, पूछा जाता है डायरेक्ट 8 पद से। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे आप लोग, तो इससे पूछा जाता है। ठीक है, और साथ ही दोस्तों अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल केपी सक्सेस जोन से जुड़ सकते हैं। आपके लोग के लिए एक टेलीग्राम चैनल बना दिया गया है। आप लोग की फरमाइश थी कि सर एक टेलीग्राम चैनल जो बना दिया जाए, और ये 2-3 बार कमेंट भी आया था, हमने देखा, तो ठीक है एक टेलीग्राम चैनल बन गया है केपी सक्सेस जोन के नाम से। अगर आप सर्च करेंगे तो भी मिल जाएगा, नहीं तो हम आपको एक लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप लोग वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं चौथ। शिवाजी महाराज के टाइम में चौथ क्या था। चौथ जो है दोस्तों एक प्रकार का मराठा कर था, और जो ये कितना लागू होता था, तो 1/4 भाग या 25%। चौथ कितना देना पड़ता था, 25%। 25% का बात मतलब हुआ कि अगर आपके पास 100 रुपया है तो कितना टैक्स देना पड़ेगा, तो आपको 25 रुपया का टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, 1/4 भाग। ठीक है, 25 क्या देना पड़ेगा टैक्स। ठीक है, अगर टोटल है तो यही था दोस्तों चौथ। और इसके वसूली के लिए दोस्तों काम विस्तार नियुक्त किए गए थे। काम विस्तार जो है दोस्तों इनका काम था। काम विस्तार का जो क्या काम था, तो चौथ की वसूली करते थे। क्या करते थे, चौथ की वसूली करते थे। ठीक है, और ये जो दोस्तों
मराठा साम्राज्य के अंदर जो भी क्षेत्र आता था उससे ये वसूली किया जाता था। अब दोस्तों अगला जो है वो है सरदेशमुखी। सरदेशमुखी भी दोस्तों एक तरह का टैक्स ही था और ये छत्रपति महाराज क्षेत्र का सरदेशमुख होता था। कहा जाता था कि छत्रपति महाराज जो है या फिर शिवाजी महाराज जो है, छत्रपति शिवाजी महाराज महाराज क्षेत्र के सरदेशमुख है और उसके महाराज क्षेत्र के विकास के लिए आपको देना पड़ेगा सरदेशमुखी। साथ ही दोस्तों ये विजित क्षेत्र से जिस पे दोस्तों मराठा साम्राज्य विजय प्राप्त करते थे उस पे भी ये टैक्स लगता था और ये टैक्स था दोस्तों 10% का। 10% का कितना था तो 10% का, मतलब कि अगर आप 100 रुपया कमाते हैं तो आप इसमें से 10% आप 10 रुपया क्या करेंगे टैक्स देंगे। अगर आपके पास टोटल 100 रुपया है तो आप कितना देंगे तो 10 रुपया। अब देखिए दोस्तों इन चौथ और सरदेशमुखी में अगर पूछ दे कि चौथ और सरदेशमुखी में कौन सा टैक्स ज्यादा था तो देखिए यहाँ 25% है और यहाँ 10% है। कौन ज्यादा था तो चौथ जो टैक्स लगता था वो ज्यादा लगता था और सरदेशमुखी कम लगता था। सरदेशमुखी जो है दोस्तों जिसमें मराठा साम्राज्य के अंतर्गत लगता था और विजित क्षेत्रों पे, और चौथ जो है दोस्तों ये लगता था जिसको मराठा मतलब का संरक्षण चाहिए होता था कि किसी राज्य को जीत लिया और वो बोलते हैं कि हम तुम्हें रक्षा करेंगे दूसरे से युद्ध में या फिर संरक्षण देते थे उसमें, उसके बदले वो वहां से क्या लेते थे चौथ लेते थे। चलिए यहां तक क्लियर हो गया। अब बात करते हैं शिवाजी महाराज के पास एक अपनी नौसेना भी थी और इसका जो मुख्यालय था दोस्तों वो था कोलाबा। तो अगर पूछा जाए कि शिवाजी महाराज के जो नौसेना था उसका मुख्यालय कहाँ पे था तो कोलाबा में। ठीक है, 1680 ईस्वी में दोस्तों शिवाजी महाराज की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों शिवाजी महाराज की जैसे ही मृत्यु हो जाती है उसके बाद 1689 ईस्वी में मुकरब खान जो कि संगमेश्वर पे छापा मारता है। ठीक है, संगमेश्वर एक जगह है ये महाराष्ट्र में और यहीं पे दोस्तों मुकरब खान के द्वारा छापा मारा जाता है और संभाजी को गिरफ्तार करके मार देते हैं। संभाजी दोस्तों ये शिवाजी महाराज के पुत्र हैं। ठीक है, शिवाजी के पुत्र हैं, शिवाजी महाराज के पुत्र हैं। ठीक है, शिवाजी महाराज के पुत्र हैं संभाजी। इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और मार दिया जाता है। ठीक है, और साहू और उसकी मां को गिरफ्तार कर लिया जाता है। साहू और उसकी मां जो रहती हैं उसे गिरफ्तार किया जाता है। साहू जो है दोस्तों संभाजी के क्या है बेटा है, संभाजी का बेटा है, मतलब शिवाजी का पोता हो गया कौन साहू, और मां जो संभाजी की पत्नी थी दोस्तों उसे भी क्या कर लिया जाता है गिरफ्तार कर लिया जाता है। और इस समय दोस्तों मुकरब खान जो है दोस्तों ये औरंगजेब के क्या रहते हैं सेनापति रहते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों राजा राम जो कि संभाजी का छोटा भाई रहता है, संभाजी का छोटा भाई मतलब शिवाजी का छोटा बेटा, ये दोस्तों मराठा साम्राज्य का नेतृत्व करता है और 1700 ईस्वी में जाके इसकी भी मृत्यु हो जाती है। और जब राजा राम की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी रहती है ताराबाई। उनकी पत्नी है दोस्तों ताराबाई, ये काफ़ी फेमस भी हुई थी और काफ़ी अच्छी कुशल महिला थी दोस्तों। ये दोस्तों कमाल संभालती है और पुत्र जो रहते हैं राजा राम और ताराबाई से जो पुत्र होता है जिसका नाम था दोस्तों शिवाजी द्वितीय, इसे छत्रपति घोषित किया जाता है। ठीक है, अब देखिए शिवाजी के दो बेटे, एक बेटे तो संभाजी जिसे मार देते हैं औरंगजेब, और उसका जो बेटा रहता है मतलब शिवाजी का एक पोता है साहू, ये दोस्तों कहाँ है तो औरंगजेब के कैद में। ठीक है, उसके बाद दोस्तों शिवाजी का दूसरा बेटा है राजा राम। ठीक है, जो कि संभाजी का छोटा भाई है, ये मराठा का नेतृत्व करता है और इसकी भी 1700 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। और इसकी पत्नी ताराबाई तब क्या करती है कमान संभालती है और जो सत्ता रहता है इनके पास रहता है और अपने पुत्र जो कि शिवाजी द्वितीय इसे घोषित कर देते हैं क्या तो छत्रपति घोषित कर देते हैं। तो ठीक है, तो यहां से देखिए शिवाजी के दो पोते होंगे, एक तो हो गया साहू और दूसरा पोता हो गया शिवाजी द्वितीय। अब देखिए दोनों के बीच में बाद में जाके युद्ध भी होता है, तो हम इसके बारे में इसीलिए इतना डिटेल क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए 1707 ईस्वी में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, तब शिवाजी का पोता जो साहू होता है जो कि कैद में होता है और इसकी माता भी कैद में होती है, ये कैद में रहने से यहाँ से मुगल कैद से इसे रिहा कर दिया जाता है। जो बहादुर शाह प्रथम जो है दोस्तों वो क्या बोलते हैं शासक बनते हैं औरंगजेब के बाद, तो वो क्या करते हैं शिवाजी का जो पोता रहता है साहू इसको
कैद से मुक्त कर देते हैं, ठीक है। और साहू, उसके बाद जब साहू मुक्त होता है कैद से तो वो जाता है ताराबाई और शिवाजी द्वितीय जो कि मराठा साम्राज्य का शासन संभाल रहे थे, तो इनको बोलता है कि अब हमें अपना सत्ता रिटर्न कर दीजिए क्योंकि सत्ता पे हमारा हक है, साहू बोलता है। लेकिन ताराबाई और शिवाजी द्वितीय क्या करते हैं, ये दोनों माँ और बेटे, ये दोनों दोस्तों बोलते हैं कि मैं इतना दिन से मराठा साम्राज्य की कमान संभाल रही हूँ तो मैं ये पद नहीं लौटाऊंगा, मतलब सत्ता नहीं लौटाएंगे। तो इसको लेकर दोस्तों साहू में और ताराबाई जो और शिवाजी द्वितीय जो दोनों मिलके क्या करते हैं, संघर्ष करते हैं, किसके साथ, साहू के साथ, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 1707 ईस्वी में दोनों के बीच एक युद्ध होता है और जिसे बोला जाता है खेरा का युद्ध, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए खेरा का युद्ध किसके बीच हुआ था, तो दोस्तों इसमें शिवाजी के दोनों पोते आपस में लड़ रहे थे, एक थे साहू और दूसरा शिवाजी द्वितीय, ठीक है। ताराबाई जो कि साहू की क्या लगेगी, आंटी ही लगेगी। तो ये दोस्तों इस सत्ता के लिए दोनों आपस में संघर्ष करते हैं और इस संघर्ष में दोस्तों साहू विजय हो जाता है, साहू क्या होता है, विजय हो जाता है, ठीक है। और साहू को उसके बाद दोस्तों 1708 ईस्वी में जब खेरा के युद्ध में साहू विजय हो जाता है तो 17 में इसका राज्याभिषेक किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से साहू फिर से क्या बन जाता है, मराठा साम्राज्य का छत्रपति बन जाता है, ठीक है। उसके बाद एक आदमी है दोस्तों बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव तो बाद में आएंगे इसके, बालाजी विश्वनाथ, ये दोस्तों साहू को संघर्ष में साथ देते हैं, ठीक है। साहू जब खेरा के युद्ध में संघर्ष करते हैं किसके साथ, तो ताराबाई और शिवाजी द्वितीय के साथ, तो उसमें साथ देने वाले थे साहू के बालाजी विश्वनाथ। और 1713 ईस्वी में साहू द्वारा इसे क्या किया जाता है, पेशवा नियुक्त कर दिया जाता है, ठीक है। पेशवा जो कि प्रधानमंत्री का पद होता था शिवाजी महाराज के अष्टदिग्गज में, तो पेशवा के पद पे किसे नियुक्त कर दिया जाता है, तो बालाजी विश्वनाथ को, ठीक है। और देखिएगा दोस्तों इसके साथ ही क्या होता है, धीरे धीरे पेशवा का पद क्या होता है, मजबूत होता चला जाता है। मतलब जैसे कि देख रहे हैं अभी भी भारत में प्रधानमंत्री का पद जो है राष्ट्रपति से क्या है, ज्यादा मजबूत है, वैसे ही पेशवा प्रधानमंत्री होता था और धीरे धीरे पेशवा जो है दोस्तों मजबूत होते चला जाता है और पेशवा शक्तिशाली होता चला जाता है, ठीक है। 1719 ईस्वी में क्या होता है, फर्रुखसियार को गद्दी से हटाने में सैयद बंधु को मदद करते हैं। अब देखिए ये दोस्तों मुगल सम्राट, दिल्ली में क्या होता है, फर्रुखसियार जो मुगल सम्राट होता है उसको हटाने में सैयद बंधु प्रयास कर रहे होते हैं और इसमें सैयद बंधु को भी हेल्प करने कौन पहुंच जाते हैं, बालाजी विश्वनाथ। यही दोस्तों साहू को भी हेल्प करते हैं और उधर सैयद बंधु को भी मदद करते हैं और सैयद बंधु भी इसके मदद से फर्रुखसियार को गद्दी से हटाने में कामयाब हो जाते हैं। और उसके बाद मुगल वंश हम लोग पढ़ेंगे वहां, तो इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। उसके बाद फर्रुखसियार के बाद जहांदार शाह को शासक बनाया जाता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, अगला है बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम ये 1720 ईस्वी में पेशवा बनते हैं, 1720 ईस्वी में पेशवा बनते हैं। और बाजीराव प्रथम जो है दोस्तों ये बालाजी विश्वनाथ के पुत्र हैं, ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। 1720 ईस्वी में पेशवा बनते हैं। इसके टाइम में दोस्तों पालखेरा का युद्ध होता है और बाजीराव प्रथम वही है दोस्तों जो कि आप लोग मूवी देखे होंगे, बाजीराव मस्तानी का जो मूवी आया था, नाम नहीं याद आ रहा है, ठीक है, तो वो इसी पे मूवी बना था, ठीक है। तो इसमें जो युद्ध होता है दोस्तों इनके साथ समय में, तो एक युद्ध है पालखेरा का युद्ध, बालाजी प्रथम इसके समय में एक युद्ध होता है पालखेरा का युद्ध, ये 1728 ईस्वी में 7 मार्च को होता है। ये युद्ध जो होता है निजामुल मुल्क और बाजीराव प्रथम के बीच लड़ा जाता है। अगर आप लोग मूवी देखे होंगे तो उसमें एक राजा मुराद का कैरेक्टर जो है वो निजाम का कैरेक्टर किया हुआ है उस मूवी में, रणवीर सिंह का वो मूवी है, तो आप लोग देखे होंगे, ठीक है। और निजामुल मुल्क का जो रोल किया है उसमें तो वो राजा मुराद किए हैं, ठीक है। तो और बाजीराव प्रथम दोनों के बीच दोस्तों युद्ध होता है और इसमें युद्ध में बाजीराव प्रथम जीत जाते हैं और इसके बाद संधि होता है हैदराबाद के निजामुल मुल्क और बाजीराव प्रथम के बीच, और ये संधि का नाम है दोस्तों मुंगी सिवागांव की संधि। तो पूछा जाए मुंगी सिवागांव की संधि किसके किसके बीच हुई थी, तो हैदराबाद के निजाम और बाजीराव प्रथम के बीच, ठीक है। और ये संधि जो हुई थी दोस्तों किस युद्ध में हुई थी, तो पालखेरा के युद्ध के बाद ये संधि हुई थी, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करते हैं, बाजीराव प्रथम क्या करते हैं, दिल्ली पर धावा बोल देते हैं। दिल्ली पर जीत इतने
ये हो जाते हैं, जब ये हैदराबाद जीतने के बाद ये दोस्तों दिल्ली की तरफ कूच करते हैं और दिल्ली पे धावा बोल देते हैं, और ये दिल्ली पे आक्रमण करने वाले पहले पेशवा हैं। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि दिल्ली पे आक्रमण करने वाले पहले पेशवा कौन है, तो बाजीराव प्रथम। ठीक है, बाजीराव प्रथम। और उस समय पूछा जाए दिल्ली का शासक कौन था जब बाजीराव प्रथम के द्वारा क्या किया गया था, दिल्ली पे धावा बोला गया था, तो मोहम्मद शाह का शासन था। ठीक है, मोहम्मद शाह का शासन था। किसका, तो मोहम्मद शाह, इसे रंगीला शासक भी बोला जाता है। ठीक है, अब अगला जो है दोस्तों बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव। ठीक है, तो देखिए पहले कौन थे पेशवा, बालाजी विश्वनाथ, फिर इसमें देखिए बालाजी विश्वनाथ के बाद आए बाजीराव प्रथम, और इसके बाद अगला जो है दोस्तों बालाजी बाजीराव। ठीक है, दोनों का नाम कॉम्बो हो गया। तो बालाजी बाजीराव ये 1640 ईस्वी में पेशवा बनते हैं। इनका अन्य नाम जो था दोस्तों वो था नाना साहेब। नाना साहेब जो है दोस्तों बालाजी बाजीराव का नाम था। और आप लोग जब झांसी की रानी के बारे में पढ़ेंगे 1857 की क्रांति में, तो यही नाना साहेब होते हैं जो कि झांसी की रानी को मदद करते हैं। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों संगोला की संधि होता है इसके समय में, बालाजी बाजीराव के समय में, जिसमें दोस्तों छत्रपति और पेशवा, छत्रपति और पेशवा के बीच ये संधि होता है। आप लोगों को बताए थे कि पेशवा का पद क्या होता है, धीरे धीरे मजबूत होते चला जाता है, और बाद में दोस्तों पेशवा जो है छत्रपति के साथ आपस में बार्गेनिंग करके एक संधि करता है जिसे नाम है संगोला की संधि। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि संगोला की संधि कब हुई थी। आप लोग के लिए क्वेश्चन ये छोड़ा गया है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि संगोला की संधि जो हुई थी छत्रपति राजाराम द्वितीय और पेशवा बालाजी बाजीराव के बीच ये संधि हुई थी, और ये संधि कब हुई थी आप लोग कमेंट में बताएंगे। चलिए आगे देखेंगे इस संधि में क्या हुआ था, तो संपूर्ण अधिकार पेशवा के हाथों में चला जाता है। पहले से धीरे धीरे तो शक्तिशाली ये हो ही रहा था पेशवा का पद, और इस संगोला के संधि के बाद क्या होता है कि पेशवा प्रधानमंत्री जो होते हैं मराठा साम्राज्य के, उनके हाथों में पूरा शक्ति चला जाता है। कब, तो संगोला के संधि के बाद। ठीक है, और उस समय पेशवा कौन रहते हैं संगोला के संधि में, तो बालाजी बाजीराव, और छत्रपति रहते हैं राजाराम द्वितीय। ठीक है, राजाराम द्वितीय। ठीक है, तो आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। और पूछा जाए कब पेशवा जो है सबसे मजबूत हो जाते हैं और संपूर्ण अधिकार पेशवा के पास चला जाता है, तो संगोला के संधि के बाद। ठीक है, किसके समय में, तो राजाराम द्वितीय छत्रपति होते हैं और बालाजी बाजीराव पेशवा होते हैं। उसके बाद 14 फरवरी 1761 वैलेंटाइन डे के दिन, नाम डेट तो याद रहेगा, 14 फरवरी 1761 को दोस्तों पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, और इस पे भी एक मूवी बनी है, संजय दत्त और अर्जुन कपूर की मूवी है दोस्तों पानीपत। उसमें दोस्तों अहमद शाह अब्दाली का रोल किया है संजय दत्त, तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी मूवी थी, लेकिन उतनी चली नहीं लेकिन अच्छी थी। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ आते हैं। पानीपत की तृतीय युद्ध जो है दोस्तों ये मराठा और अहमद शाह अब्दाली जो कि अफगानी शासक था अहमद शाह अब्दाली, इनके बीच लड़ा गया था, मराठा साम्राज्य और अहमद शाह अब्दाली के बीच। इसमें दोस्तों मराठा सेना का जो नेतृत्व कर रहे होते हैं वो है दोस्तों सदाशिव राव भाव। तो पूछा जाता है सदाशिव राव भाव जो है दोस्तों पानीपत के तृतीय युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे, तो पूछा जाता है कि पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो सदाशिव राव भाव। ठीक है, और इसके तोपखाना के प्रमुख थे इब्राहिम खां गर्दी। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इब्राहिम खां गर्दी, पानीपत के तृतीय युद्ध में तोपची कौन था मराठा साम्राज्य का, तो इब्राहिम खां गर्दी। ठीक है, इस युद्ध में दोस्तों मराठा सेना की पराजय हो जाती है, और इस युद्ध में सदाशिव राव भाव की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद दोस्तों इसके शोक में आके बालाजी बाजीराव की भी मृत्यु हो जाती है 1761 ईस्वी में, इसी युद्ध में हार के बाद। ठीक है, तो ये युद्ध समझ में आ गया आप लोग को, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है पानीपत का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, तृतीय युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच जो हुआ था 1526 ईस्वी में। ठीक है, द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच हुआ था, तो ये सारा आपको याद होना चाहिए। और पानीपत का तृतीय युद्ध आपको पता ही है, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। ठीक है, कब, 14 फरवरी 1761, मतलब कि वैलेंटाइन डे के दिन। अब देखिए अगला माधवराव, अगला जो है दोस्तों माधवराव। जब बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो जाती है 1761 के युद्ध के बाद, तो माधवराव पेशवा बनते हैं। कौन बनते हैं, माधवराव पेशवा बनते हैं 1761 ईस्वी में। और 1772 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय मराठा संरक्षण में आ जाते हैं। दोस्तों शाह आलम द्वितीय
मराठा संरक्षण में, मतलब कि दिल्ली जो है दोस्तों अब मराठा के अधिक संरक्षण में आ जाता है। किसके समय में? माधवराव। माधवराव जो है दोस्तों, जब बाजीराव की मृत्यु होती है तो वो चाहते हैं कि मराठा साम्राज्य को संभाला जाए और इसके लिए काफी काम भी करते हैं, लेकिन दोस्तों इनकी जल्द ही मृत्यु हो जाती है। 1772 ईस्वी में इनकी भी मृत्यु हो जाती है। इसके काल तक दोस्तों थोड़ा ठीक ठाक था मराठा साम्राज्य। इसके बाद दोस्तों पूरा पतन की ओर चला जाता है। देखिए उसमें भी दोस्तों क्या होता है देखते हैं। तो उसके बाद दोस्तों माधवराव की जब मृत्यु हो जाती है तो माधवराव का जो भाई है वो सत्ता पे बैठता है। उसका नाम है दोस्तों नारायण राव। नारायण राव सत्ता पे बैठता है और 1772 ईस्वी में पेशवा बनता है, लेकिन अगले साल ही इसकी क्या कर दी जाती है? हत्या कर दिया जाता है। इसके हत्या के बाद दोस्तों नारायण राव का एक पुत्र होता है माधव नारायण, जो कि अल्प आयु में ही क्या बन जाता है? पेशवा बन जाता है। अल्प आयु में ही क्या बन जाता है? पेशवा बन जाता है। और इसके समय में ही दोस्तों 12 भाई काउंसिल की स्थापना की जाती है। चूंकि दोस्तों माधव नारायण जो है अल्प आयु में ही पेशवा बन जाते हैं तो एक काउंसिल बनाया जाता है 12 भाई काउंसिल, जिसका नाम रहता है, और जो कि क्या इसका काम क्या था कि पेशवा को देखभाल करना। चूंकि पेशवा का उम्र कम था इसलिए काउंसिल बनाया जाता है कि पेशवा का वो देखभाल करेगा। और इसका जो नेतृत्व कर रहे थे वो कर रहे थे नाना फडणवीस। नाना फडणवीस इसका नेतृत्व कर रहे थे और महादजी सिंधिया जो है दोस्तों इसके सदस्य होते हैं। ठीक है, जो कि बाद में आप लोग देखेंगे ग्वालियर में ये सिंधिया, होलकर, ये सारा लोग अलग हो जाते हैं, मराठा सम्राट भी बट जाता है। तो उसके बाद दोस्तों बात करेंगे, अगले हैं दोस्तों ग्रांट डफ। ग्रांट डफ जो है दोस्तों ये मराठों के इतिहास लिखे थे। तो अगर पूछा जाए कि मराठों का इतिहास किसने लिखा था तो ये अंग्रेज है ग्रांट डफ, इसने मराठों का इतिहास लिखा था। और इसने दोस्तों नाना फडणवीस को मराठों का मैकियावेली बोले थे। तो पूछा जाए कि मराठों का मैकियावेली किसे बोला जाता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मराठों का मैकियावेली किसे बोला जाता था, तो नाना फडणवीस को बोला जाता था। किसको? तो नाना फडणवीस को। और किसने बोला है? तो ग्रांट डफ जो कि मराठों का इतिहास लिखते हैं वो बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों रघुनाथ राव का पुत्र होता है रघुनाथ राव। उसके बाद एक आता है रघुनाथ राव जो कि माधव राव का पुत्र होता है। ये पूना से बंबई जाकर अंग्रेजों से मदद करता है। अब देखिए दोस्तों यहां पे क्या होता है, नारायण राव का भाई नारायण राव जो है दोस्तों नारायण राव जो है दोस्तों ये माधव राव की मृत्यु के बाद क्या बनता है, जो भाई रहता है माधव राव का पेशवा बन जाता है। लेकिन माधव राव का जो बेटा होता है दोस्तों रघुनाथ राव ये इस समय बच्चा रहता है, लेकिन ये तो कुछ कर नहीं पाता है। इसके चाचा गद्दी पे बैठ जाते हैं। बाद में आके रघुनाथ राव जब बड़ा होता है तो बोलता है भाई हम गद्दी पे बैठेंगे। तो रघुनाथ राव क्या करते हैं, जो कि माधव राव का पुत्र रहता है, तो वो पूना से बंबई जाते हैं और वहां जाकर अंग्रेजों से मदद मांगते हैं। अंग्रेजों को बोलते हैं कि हमको अपना सत्ता वापस चाहिए और हमें मराठा साम्राज्य पे शासन करना है, आप हमें मदद कीजिए। रघुनाथ राव को अंग्रेज मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। और इसके साथ ही दोस्तों प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता है। यहीं से दोस्तों नींव पड़ जाती है, रघुनाथ राव के कारण ही प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता है। ठीक है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के शुरुआत में दोस्तों एक संधि होती है जिसका नाम है सूरत की संधि। और सूरत की संधि जो है दोस्तों अंग्रेज और रघुनाथ राव के बीच होता है। चूंकि दोस्तों रघुनाथ राव जाते हैं अंग्रेजों के पास मदद मांगने के लिए, तो रघुनाथ राव से अंग्रेज बोलते हैं कि तुम हमारे साथ एक संधि करो तब हम तुम्हारा मदद करेंगे। तो सूरत की संधि करता है कौन? रघुनाथ राव। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, अंग्रेज रघुनाथ राव के नेतृत्व को सपोर्ट कर देता है और उसके बाद ये प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता है। लेकिन इस युद्ध के दौरान 3 संधि होती है। पुरंदर की संधि 1776 में, बरगांव की संधि 1779 में और सलबाई की संधि 1782 ईस्वी में। 3 संधि होता है इस युद्ध में, तो आपको याद रखना है तीनों संधि का ईस्वी पूछा जाता है। ठीक है, और पूछा जाता है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में कौन कौन सी संधि हुई थी, तो पुरंदर की संधि, बरगांव की संधि और सलबाई की संधि। ठीक है, लास्ट जो होता है सलबाई की संधि, और इसमें दोस्तों इसी संधि से युद्ध समाप्त हो जाता है और पूना दरबार और अंग्रेज को बीच ये संधि होता है। ठीक है, तो पूना में जो मराठा होते हैं उसके पूना दरबार और अंग्रेजों के बीच ये संधि होती है। और इसमें दोस्तों महादजी सिंधिया जो होते हैं वो अध्यक्षता करते हैं पेशवा और अंग्रेज के बीच में। ठीक है, और इस युद्ध के बाद क्या होते हैं, अंग्रेज जो है नारायण राव का साथ छोड़ देते हैं और माधव नारायण राव को पेशवा स्वीकार कर लेते हैं। रघुनाथ राव रहता है ना यहाँ पे,
हाँ, रघुनाथ राव जो इसका सपोर्ट करते हैं अंग्रेज, वो अंग्रेज अब क्या करते हैं, रघुनाथ राव को बोलते हैं कि तुम साइड हटो, हमारा हो गया है संधि, हम जो है वो पेशवा स्वीकार करते हैं माधव नारायण राव, क्योंकि माधव नारायण राव ही पेशवा रहेंगे, ठीक है, हम इसे सपोर्ट करते हैं। इसमें मदद कौन करता है मध्यस्थता में, तो महादजी सिंधिया इसके मदद करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो जाता है। अब देखिए दोस्तों द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। अब प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बाद द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है। होता क्या है कि दोस्तों 1975 में माधव नारायण क्या करते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, ठीक है। इस आत्महत्या कर लेते हैं, कारण क्या था ये तो वो खुद जानेंगे, आत्महत्या कर लेते हैं। तो उसके बाद दोस्तों बाजीराव द्वितीय पेशवा बनता है, बाजीराव द्वितीय जो है पेशवा बनता है, और ये बाजीराव द्वितीय वही है दोस्तों रघुनाथ राव का पुत्र। रघुनाथ राव जो कि खुद संघर्ष करता है, तो वो तो नहीं जीतता, अंग्रेज इसका साथ छोड़ देता है पूर्ण संधि के बाद, लेकिन फिर उसका जो पुत्र होता है बाजीराव द्वितीय, रघुनाथ राव का पुत्र, ये क्या होता है पेशवा बन जाता है। और इसमें दोस्तों होलकर के उसके बाद दोस्तों बाजीराव द्वितीय का क्या होता है, होलकर के साथ संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। होलकर जो आप लोग को बता दें कि मराठा साम्राज्य बाद में बट जाती है, होलकर अलग हो जाते हैं, फिर देखेंगे हम लोग कि पूना में पेशवा रह जाते हैं, फिर ग्वालियर में सिंधिया, तो ये सारा मराठा अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो बाजीराव द्वितीय और इसमें दोस्तों एक संधि होती है बसीन की संधि। ये कब होता है 1802 ईस्वी में। इसमें पेशवा अंग्रेजों का संरक्षण स्वीकार कर लिया, ठीक है। इसमें पेशवा क्या करते हैं, अंग्रेजों का संरक्षण स्वीकार कर लेते हैं। होता क्या है कि जब होलकर के साथ संघर्ष प्रारंभ होता है, तो बाजीराव द्वितीय जो कि पेशवा रहते हैं, वो अब क्या जाते हैं अंग्रेजों के पास मदद मांगने। इसका पिताजी रघुनाथ राव भी गए थे अंग्रेज की मदद मांगने, और बेटा बाजीराव द्वितीय भी जाता है अंग्रेज के साथ अंग्रेज के पास मदद मांग ले। और फिर यहाँ बाजीराव द्वितीय के साथ अंग्रेज जो है वो संधि करते हैं, बसीन की संधि, बोलते हैं कि तुम्हारे साथ संधि करो, और होलकर जो तुम्हें परेशान कर रहा है उसके खिलाफ हम तुम्हें मदद करेंगे, और अंग्रेजों का संरक्षण स्वीकार कर लेता है पेशवा, ठीक है, बसीन की संधि में, ठीक है। ये संधि जो होता है अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के बीच द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का प्रमुख कारण, और ये दो संधि दो है दोस्तों द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का प्रमुख कारण बनता है, क्योंकि इसमें अंग्रेज किसका साथ दे देते हैं, बाजीराव द्वितीय का, और होलकर के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ होता है, ठीक है। अंग्रेज जो है दोस्तों इसमें भोसले, सिंधिया और होलकर तीनों को पराजित करते हैं, तीनों को क्या करते हैं पराजित करते हैं, और तीनों के साथ संधि होती है। आप सभी लोग जानते हैं कि मराठा साम्राज्य अलग अलग बट गए थे, भोसले, सिंधिया, होलकर ये सारे अलग अलग हो गए थे, ठीक है। तो इसमें देवगांव की संधि जो हुई थी 1803 ईस्वी में, ये अंग्रेज और भोसले के बीच। तो पूछा जाए द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में देवगांव की संधि किसके किसके बीच हुई थी, अंग्रेज और मराठा का जो भोसले था उसके बीच, ठीक है। सुरजी अर्जन गांव की संधि ये जो हुई थी 1803 ईस्वी में, ये सिंधिया, ग्वालियर के जो सिंधिया थे उनके साथ हुआ था अंग्रेज का, ठीक है। और राजपुर घाट की संधि 1805 ईस्वी में होता है होलकर का और अंग्रेज के, सब में दोस्तों अंग्रेज के साथ संधि हो रहा है, ठीक है। सिंधिया प्लस अंग्रेज के साथ ये संधि हो रहा है, सिंधिया और अंग्रेज के बीच, और इसमें होलकर और अंग्रेज के बीच संधि होता है, क्योंकि अंग्रेजों का जो संरक्षण है वो स्वीकार कर लिए रहते हैं पेशवा, ठीक है, और पेशवा की तरफ से अंग्रेज युद्ध लड़ रहे होते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों तीनों युद्ध के बाद राजपुर घाट की संधि के साथ ही दोस्तों द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो जाता है। अब दोस्तों लास्ट मराठा युद्ध होता है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, और इसके बाद दोस्तों पूर्णतः अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है मराठा साम्राज्य पे। यह युद्ध जो होता है दोस्तों लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय होता है। तो इस समय देखिए कैसे एक एक करके देखेंगे कि अंग्रेजी हुकूमत जो है पूरा इंडिया पे कब्जा कर लेती है, बंगाल पे हो, मराठा पे हो, पंजाब पे हो, अवध पे हो, सारा जगह किस तरीके एक एक करके हम पढ़े हैं, ठीक है। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है दोस्तों तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध में बोलते हैं बहुत हो गया लुकम छुकाई, अब हम करेंगे करारुख अपनाएंगे। तो वो करारुख अपनाते हैं और पिंडारियों के विरुद्ध अभियान के बहाने मराठों को चुनौती दे देते हैं, और यही दोस्तों कारण बनता है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के में। इस युद्ध के बाद दोस्तों क्या होता है, अंग्रेज पूरी तरीके से मराठा साम्राज्य पे कब्जा कर लेते हैं।
पेशवा जो रहते हैं दोस्तों, अब देखिए पेशवा जो कि अंग्रेज के पास मदद मांगने जा गए रहते हैं होलकर के साथ जब इन लोगों का संघर्ष होता है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में, पेशवा को भी दोस्तों फिर से पराजित कर देता है कौन? अंग्रेज तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में। सबसे पहले किरकी में और बाद में कोरेगांव में पेशवा को पराजित करता है। उसके बाद जो भोसले रहते हैं तो भोसले लोगों को भी दोस्तों सीताबड़ी में पराजित करते हैं अंग्रेज, और होलकर को भी दोस्तों महिदपुर में पराजित कर देते हैं। ठीक है, और सबके बीच संधि होती है। ठीक है, इसमें दोस्तों ग्वालियर की संधि 1817 ईस्वी में सिंधिया और अंग्रेज के बीच होता है। ठीक है, अंग्रेजों के बीच होता है। और आप लोग देखे होंगे कि सिंधिया जो रहती है, सिंधिया ग्वालियर के, वो अंग्रेजों के सपोर्टर बन जाते हैं, और आज़ादी की लड़ाई में भी 1857 की क्रांति में भी जो सिंधिया था दोस्तों, वो अंग्रेजों का ही साथ देते हैं। ठीक है, पूना की संधि दोस्तों ये भी पेशवा और अंग्रेज के बीच हुआ था। पेशवा और अंग्रेज के बीच पूना की संधि, और मंदसौर की संधि होलकर और अंग्रेज के बीच हुई थी। ठीक है, और सभी मराठाओं को क्या करते हैं? साइड करके युद्ध की समाप्ति हो जाता है, और पेशवा पद अंग्रेज क्या करते हैं? समाप्त कर देते हैं। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में पेशवा का पद, जो कि एक समय काफी शक्तिशाली हुआ करता था, वो अंग्रेजों के द्वारा समाप्त कर दिया जाता है। तो यही कारण है दोस्तों कि जब भी आपस में लड़ाई होती है तो इसका फायदा बाहर वाले उठा जाते हैं। तो यही हुआ मराठा साम्राज्य में, 2 बार ये लोग आपस में लड़े, और फायदा कौन उठा गए? तो अंग्रेज इसका फायदा उठा गए, और धीरे धीरे करके ये कब्जा जमा लेते हैं कहां पे? तो मराठा साम्राज्य पे। और यही काम दोस्तों हर जगह की है, अंग्रेज फूट डालो और राज करो की नीति। ठीक है, तो बाजीराव द्वितीय पूना से हटकर कानपुर भेज दिए जाते हैं। तो बाजीराव द्वितीय, जिसको नाना साहेब के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, ये नाना साहेब के नाम से भी जाना जाता है, इन्हें पूना से हटाकर कानपुर में भेज दिया जाता है, और पेंशन पे जीने के लिए विवश कर दिया जाता है। और जब 1857 की क्रांति होती है तो आप लोग देखे होंगे कि इसमें कानपुर से जो नेतृत्व करते हैं वो नाना साहेब करते हैं। ठीक है, वहाँ पे भी एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, 1857 की क्रांति अब हम पढ़ेंगे। पहले सामाजिक धार्मिक आंदोलन पढ़ेंगे कल के वीडियो में, जिसमें राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर, और जो सती प्रथा और उस समय की जो नरबली प्रथा, दास प्रथा, ये सारा था, उस सब के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से, और किस तरीके से इसको हटाया गया था, तो उसको पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम 1857 की क्रांति पढ़ेंगे, जो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। उसके बाद धीरे धीरे हम आज़ादी की लड़ाई की तरफ बढ़ेंगे, कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई, और गरम दल, नरम दल, और किस तरीके से सारा आंदोलन हुआ, सबको पढ़ेंगे एक एक करके। तो जल्द से जल्द ये वीडियो खत्म कर दिया जाएगा, जो मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा सीरीज है। तो आप लोग डेली वीडियो देखते रहिए, और जब भी आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो आप जाइए, कोई भी बुक उठाइए, चाहे लुसिएंट ऑब्जेक्टिव का बुक हो या क्राउन पब्लिकेशन का ऑब्जेक्टिव का बुक आ जाता है, या कोई भी प्रीवियस ईयर उठाइए, आप वहां से क्वेश्चन कीजिए। आप देखेंगे कि 90% क्वेश्चन आपको यहीं से कवर हो जाएगा। साथ ही दोस्तों इसको नोट डाउन भी करते चलिए, और जो क्वेश्चन 10% नहीं बने उसको क्या कीजिए, उसी टॉपिक में नीचे अपने नोट्स में लिख लीजिए, ताकि आपको 100% तैयारी हो सके। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कल फिर 11 बजे। ठीक है, तब तक के